नमस्कार। मैं आपका आलोक रंजन। प्रकृति के रहस्यों को समझना और प्रकृति में जो उत्पादकता है, जो जैव उत्पादकता है, और प्रकृति में जो नए जीवों के सृजन करने की क्षमता है, और प्रकृति जिस प्रकार से होम्योस्टैटिक बैलेंस या डायनामिक और फ्लक्चुएटिंग इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है, ये एक अद्भुत रहस्य है। प्रकृति जब भी अपना स्वयं विनाश करती है तो उसमें सेल्फ सस्टेनिंग मैकेनिज्म्स होते हैं और वह अपने आप को पुनर्जीवित कर लेती है। प्रकृति के पुनर्जीवन और प्रकृति के पुनर्भरण एवं प्रकृति में जो अद्भुत क्षमता है, ऊर्जा और जो प्रकृति के तत्व हैं, उन एलिमेंट्स के आधार पर, उनके क्रियाओं के आधार पर अपने आप को पुनः सृजित करने की वह वेटलैंड्स में भी दिखता है। अतः वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी एवं जीवों के क्रिएशन एवं उनके पुनर्जीवन एवं म्यूटेशन जैसी प्रक्रियाओं के केंद्र होते हैं। वेटलैंड के विषय में यह अनोखी बात मैंने एक अच्छी पुस्तक में पढ़ी, तो मैंने इस कार्यक्रम का प्रारंभ वेटलैंड के इस इंट्रोडक्शन से ही शुरू करना सोचा, जिसमें कि वेटलैंड को एक ऐसे हाइड्रोलॉजिकल यूनिट या जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट के रूप में दर्शाया गया है, जहाँ पर 5 विशेषताएं प्राप्त होती हैं। पहला, वहाँ हाइड्रोलॉजी और पेडोलॉजी, जहाँ सॉइल और जल दोनों का मिलन हो, जो इंटरफेस हो, वह वेटलैंड है। दूसरा, जहाँ बायोडाइवर्सिटी यूनिक हो, वह वेटलैंड है। जहाँ जैव विविधता अपने आप में अनोखी हो, वह वेटलैंड है। तीसरा, जहाँ बायो प्रोडक्टिविटी यानी जैविक उत्पादकता भी एक्सेंट्रिक हो, यूनिक हो, अनोखी हो, विलक्षण हो, वह भी एक वेटलैंड हो सकता है। चौथा, वेटलैंड एक प्रकार का वह जैविक क्षेत्र है जहाँ पर प्राणी जगत, वनस्पति जगत का एक अद्भुत संगम मिलता है और जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन और कम्युनिटीज ऑफ स्पीसीज एक विलक्षण रूप से प्राप्त होते हैं। और पांचवा, इन्हें आउटडोर क्लासरूम भी कहा जाता है, यानी किसी भी उम्र के लोगों के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये वेटलैंड्स आउटडोर क्लासरूम्स यानी उनके प्रशिक्षण, उनके ज्ञान, उनके विद्या के अध्ययन के केंद्र होते हैं। अतः वेटलैंड हमारे वैज्ञानिकों के लिए, हमारे पर्यावरणविदों के लिए बड़े ही आकर्षण के केंद्र होते हैं। वेटलैंड की महत्ता सिर्फ इकोलॉजिकल नहीं है, सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि इसकी महत्ता मानव के लिए भी है। जैसे नगरीकरण के प्रदेशों में जहाँ भी वेटलैंड्स प्राप्त होते हैं, वहाँ पर ये अर्बन फिल्टर्स का काम करते हैं। जैसे जो भी नदी, नाले, नगर के जो अर्बन वेस्ट हैं, पॉल्यूटेंट्स हैं, वो जब बाहर की ओर निकलते हैं शहर से, तो अगर वो वेटलैंड के माध्यम से निकलें तो जो भी मर्क्यूरी है या सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स है या प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल्स है या फिर जो नाइट्रोजनस मटेरियल्स है या सल्फर होता है, इन सभी का एब्जॉर्प्शन वेटलैंड कर लेती है, जिससे कि नदियों में स्वच्छ जल या अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज जो होता है, उसमें स्वच्छ जल का प्रवेश हो जाता है। तो वेटलैंड एक प्रकार का नेचुरल फिल्टर भी होता है, इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। और नगरीकरण के विशेष उद्देश्य से, ग्लोबल वार्मिंग से अगर हम समझना चाहें या क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें, यह एक प्रकार का कार्बन सिंक है, क्योंकि और नेचुरल कार्बन सिंक है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में अवशोषित करता है। इसमें जो वनस्पति है, जो यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, वो सब CO2 को एब्जॉर्ब करके CO2 की मात्रा को रेगुलेट करते हैं, तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। फिर मान लो कि कोई एरिया है जहाँ पे फ्लडिंग होता है, बहुत बाढ़ आता है,
तो ये अगर बाढ़ वाले क्षेत्र में जहाँ भी वेटलैंड्स होते हैं, जैसे नदियों के मार्ग में गोखुर झील हो तो वो भी एक वेटलैंड बन जाता है, तो या नदियाँ जहाँ पर इनलैंड ड्रेनेज का निर्माण करती है वो भी वेटलैंड बन जाता है। तो जहाँ भी वेटलैंड के क्षेत्र होंगे वो बाढ़ के लिए भी एक अवरोधक का कार्य करते हैं, क्योंकि वेटलैंड के क्षेत्र में जो अवसाद होते हैं वो अवसाद रुक जाते हैं और पानी फिल्टर होकर के बाहर निकलता है, और बहुत सारे जल का वो वेटलैंड अपने अंदर में ही अवशोषण कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे जिससे पानी का जो फ्लो है, पानी का जो वेलोसिटी है वो भी कम हो जाता है और बाढ़ की विभीषिका पर भी नियंत्रण उत्पन्न हो जाता है। तो वेटलैंड कई दृष्टिकोण से, सिर्फ इकोलॉजिकल दृष्टिकोण से नहीं बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने इसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, नगरीकरण या फिर यहाँ तक कि फ्लड कंट्रोल मैकेनिज्म्स के रूप में वेटलैंड को आपको बताया। अगर आप इसकी डिटेल में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ने लगती हैं, लेकिन आज उद्देश्य है आपको बताना कि वेटलैंड अभी करंट अफेयर्स में बहुत ही न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि 2017 में भारत में एक बिल पास हुआ और उस बिल में वेटलैंड के अंदर से क्रीक्स होता है तट के पास जो कटे छटे भाग होते हैं, इस्चुअरीज यानी ज्वारनदमुख, लैगून्स जो कि तट के पास के झील होते हैं, और बैक वाटर्स होते हैं। इन चारों को उस एक्ट के अंतर्गत वेटलैंड के लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो इन चारों को आप जरूर याद रखिए कि किन चार विशेषताओं को, जहाँ पे जल और सॉइल का मिलन हो रहा था, उनको कैसे लिस्ट में अब नहीं रखा गया है, उनको बाहर कर दिया गया है। इसका एक कोड हो सकता है सिल्ब, CELB। इस तरह से कोड बना करके आपको रटना चाहिए। और एक और ख़ास वजह से वेटलैंड बहुत इम्पॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि रामसर कन्वेंशन में, जो कि 2 फरवरी को 1971 में ईरान में जो बिल पारित हुआ था वेटलैंड के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट को लेकर के, तो ये जो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत के 10 और वेटलैंड्स को सम्मिलित कर लिया गया है। 2 फरवरी को ही मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो आप देखो कि ये लिस्ट क्या है हमारे पास। ये जो दृश्य है ये वेटलैंड का ही है, जहाँ तहाँ पानी रुका हुआ है, जहाँ तहाँ जल का जमाव है, आपको ये ग्रीनरी दिख रहा है, यानी वह उभयनिष्ठ जहाँ पर जल, जहाँ पर मृदा, जहाँ पर वनस्पति और जहाँ पर प्राणी जगत, विशिष्ट प्राणी जगत का संगम हो रहा है, वह वेटलैंड है। वेटलैंड में सालों भर लगभग पानी जमा रहता है, लेकिन कुछ सीजनल वेटलैंड्स भी होते हैं जहाँ पर कुछ विशेष महीनों में जो ग्रोइंग पीरियड होता है प्लांट का, इसको याद रखिए, जो ग्रोइंग पीरियड होता है प्लांट का, उस टाइम पे जल जमाव वहाँ पर जरूर होता है। तो जल जमाव का एक जगह होता है जहाँ, जो कि निम्न ढाल भी होगा, वहाँ पर चारों तरफ उच्च ढाल है, पानी जाकर के कहीं किसी निम्न ढाल के क्षेत्र में जहाँ रुक रही हो, वो वेटलैंड बन जाता है। आप देखोगे कि नदियों का जो कछार क्षेत्र होता है, किनारे का क्षेत्र होता है, वो सब वेटलैंड्स होगा। या फिर जो नदियाँ जहाँ पर मुड़ती हैं, मिएंडर करती हैं, वहाँ ऑक्सबो लेक बन जाता है, जो पानी वहाँ शेष रह जाता है, स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, वहाँ पर भी वेटलैंड बनता है। आर्कटिक क्षेत्र में भी बड़े बड़े वेटलैंड्स मिलते हैं। आर्कटिक क्षेत्र वैसे आइस फ्रोजन क्षेत्र है, लेकिन आर्कटिक का जो एरिया है, ग्रीनलैंड है और आइसलैंड है और जो साइबेरिया का फ्रिंज है, ये सब वेटलैंड का एरिया है। परमाफ्रॉस्ट रीजन भी वेटलैंड के अंतर्गत ही आता है। जहाँ पर परमानेंटली सॉइल फ्रोजन है, वह भी वेटलैंड के अंदर में आता है। बहुत सारा भाग है टुंड्रा का, टैगा का, जहाँ पर परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, या फिर जहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर होता है, जिसे कहते हैं बॉग या मीडोज़। तो जहाँ पे बॉग और मिडोज़ का फॉर्मेशन होता है, वह एरिया भी वेटलैंड होता है। वेटलैंड में आपको एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे कि जो पहले तो आपको ये हम दिखा दें कि वेटलैंड के फॉर्मेशन पे ये जो डिसिपेट्स स्ट्रीम एनर्जी, जो नदियाँ आ रही है वो निम्न ढाल में आने के बाद उनका वेलोसिटी घट जाता है, उनकी ऊर्जा घट जाती है। तो ये देखो, जहाँ पर भी लो जगह होगा वहाँ पर ये जमा हो जाता है। दुनिया का 50%, याद रखना 50% से अधिक भाग वेटलैंड वो है जहाँ पर पीट मिलता है, जहाँ पर पीट फॉर्मेशन है, या जहाँ पर पीट मड का एक
विशाल भंडार है। जैसे आर्कटिक वाला जो मैंने बताया, टुंड्रा वाला बताया, वहाँ पे पीट्स मिलते हैं। पीट क्या है कि जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जहाँ पे जैविक पदार्थों का, वनस्पति का डिके या पार्शियल डिके हो रहा है, क्षय या उसका अर्ध क्षय वहाँ पर हुआ है, तो वो पीट बनता है। पीट एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक जोन होता है। पीट को आप लोग अलग से पढ़ने की कोशिश करो कि दुनिया में वेटलैंड में अगर देखा जाएगा तो 50% भाग तो पीट ही होता है। तो यहाँ पर भी ये पीट फॉर्मेशन को दिखा रहा है कि वनस्पति के सड़ने, गलने से, क्षय होने से, जो ये लोलैंड एरिया है, जल जमाव से यहाँ पर पीट फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ लिखा है प्रोवाइड्स क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये वेटलैंड मैंने पहले भी कहा कि ये जैव विविधता का एक अद्भुत केंद्र होता है, तो वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट होता है, यानी आवास स्थल होता है। यहाँ विलक्षण जीव मिलते हैं। कॉन्टैमिनेंट्स एंड सेडिमेंट आर फिल्टर्ड, ये भी मैंने आपको बताया कि जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या जो प्रदूषक होते हैं, जो अनावश्यक एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर जाकर के फिल्टर हो जाते हैं और जल बाहर की ओर निकल जाता है। ये देखो यहाँ फिल्टर हो गया और ये जल बाहर की ओर निकल गया। स्लो रिलीज ऑफ स्टोर्ड वाटर, धीरे धीरे यहाँ से पानी, जब भी एक्सेसिव रेनफॉल होगा या नदी की धारा में परिवर्तन होगा, तीव्रता आएगी, तब ये पानी निकल करके वापस जा करके अपने किसी ईश्वरी में या लैगून में या जहाँ भी प्रवेश करती है वो नदी चली जाएगी। लेकिन ये भाग वेटलैंड इस पानी को फिल्टर कर रहा है। क्लीनर वाटर आउटफ्लो, पॉल्यूटेंट्स यहाँ रुक गए और क्लीन वाटर बाहर की ओर निकल रहा है। इसको वेटलैंड्स को नेचुरल फिल्टर कहते हैं। इसी कारण से आपको दूसरे डायग्राम में दिखाते हैं कि ये देखो आप, ये भी मोर और लेस वही डायग्राम है और उसी दशा को ये दर्शा रहा है। यहाँ पर बर्ड सैंक्चुरीज मिलता है। जहाँ भी वेटलैंड्स होते हैं ना, वहाँ पर बर्ड सैंक्चुरीज 80% केसेस में बर्ड सैंक्चुरी पाए गए। वहाँ पे बड़ा यूनिक बायोडाइवर्सिटी है और वहाँ पर जो पक्षियों का एक अभ्यारण्य है वो विकसित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वॉर्म्स और कीड़े और वो जो माइक्रोब्स और जो प्लैंक्टॉन्स और इवन अर्थ वॉर्म, इस तरह का जो वहाँ पे जो फूड चेन बनता है ना, उसके कारण ये बर्ड्स वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं और बर्ड्स के ब्रीडिंग का भी ग्राउंड बन जाता है। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है वेटलैंड के विषय में कि वहाँ पर नए नए जीवों की उत्पत्ति हो सकती है। वहाँ प्रकृति नित्य नए जीवों का सृजन भी करती है। यानी वहाँ पर पृथ्वी के जो नए जीव उत्पन्न होने की क्षमता है वह भी वेटलैंड्स में होती है। तो इसलिए इनका संरक्षण और इनका कंजर्वेशन, इनका प्रबंधन बहुत ही बड़ा चैलेंज है। और WWF इस पे काम करती है, तो WWF ने इसको लेकर के बड़ी परियोजनाएं चलाई हुई हैं। आपको WWF की परियोजनाओं को भी जरूर पढ़ना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। आपको मुझे ये दर्शाना है कि जिस 10 वेटलैंड्स की मैंने बात की उसमें से मोस्टली यूपी और पंजाब में आपको मिलेंगे। आपको याद रखना है कि एक महाराष्ट्र में है नांदूर, और बाकी पंजाब, यूपी। अगर आप ऐसे भी याद रख सको कि ये 10 वेटलैंड कौन से हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए कि मोस्टली उत्तर प्रदेश और पंजाब में हैं और उसके बाद एक सिर्फ महाराष्ट्र का वेटलैंड सम्मिलित। ये वो 10 वेटलैंड है जिसको रामसर कन्वेंशन में के तहत ले लिया गया, अंतर्गत ले लिया गया, यानी इसका कंजर्वेशन अब WWF देखेगी। तो ये वेटलैंड के विषय में एक सामान्य डिस्कशन है। अब आपको कुछ विशेष तथ्यों के साथ समझाते हैं कि वेटलैंड है क्या। अगर आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखोगे तो वेटलैंड क्या है, तो वेटलैंड की एक बड़ी सामान्य सी परिभाषा होती है कि वेटलैंड प्रकृति का वह निम्न भूमि क्षेत्र है, निम्न ढाल क्षेत्र है, जहाँ पर जल, मृदा और वनस्पति का उभयनिष्ठ होता है। जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट है जहाँ पर 3 विशेषताएं या उसके 3 एलिमेंट्स मुख्य रूप से होते हैं। वहाँ पर जो वनस्पति होगा वो हाइड्रोफाइट्स होगा। वहाँ पे जो मृदा होती है वो हाइड्रिक सॉइल कहलाती है। और वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? हाइड्रोलॉजी। यानी 3 शब्द हैं। पहला शब्द है हाइड्रोलॉजी। कोई भी वेटलैंड को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो हम लोग देखें कि वहाँ की हाइड्रोलॉजी क्या है, वहाँ का जलतंत्र क्या है, वहाँ
वहाँ का मृदा कैसा है, वहाँ की मृदा हाइड्रिक सॉइल होगी, दूसरा एलिमेंट है ये। और तीसरा है हाइड्रोफाइट्स, यानी कि वहाँ की वनस्पति जलोद्भिद होती है, यानी हाइड्रोफाइट्स होती है। तो ये तो वेटलैंड की परिभाषा है। अब हम देखते हैं कि वेटलैंड की परिभाषा के बाद सिग्निफिकेंस क्या है वेटलैंड का। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इनको आउटडोर क्लासरूम कहते हैं। सिग्निफिकेंस में पहला है कि ये आउटडोर क्लासरूम्स हैं, क्योंकि ये पर्यटन के भी केंद्र बन जाते हैं और वैज्ञानिक रिसर्च के भी केंद्र बन जाते हैं, और आम व्यक्ति के लिए यह एक बड़ी ही कौतूहल और उत्सुकता का, एक क्यूरियोसिटी का ये केंद्र होता है। तो इसको आउटडोर क्लासरूम कहते हैं। दूसरा है ये नेचुरल फिल्टर्स हैं, ये नेचुरल फिल्टर्स हैं। तीसरा ये, इसको मैंने समझा दिया है कैसे अवसाद को और पॉल्यूशन को रोकता है, इसलिए इसको नेचुरल फिल्ड। फिर ये है फ्लड कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल करता है ये, यानी बाढ़ का नियंत्रण करता है ये। तो ये तीन सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। और इसमें अगर आप सिग्निफिकेंस में देखना चाहो तो एक मेरी तरफ से एक और ऐड करना चाहेंगे कि ये जीन पूल है, यह एक प्रकार का जीन पूल है जहाँ पर विभिन्न विलक्षण स्पीसीज प्राप्त होते हैं, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत उच्च होती है और नए जीवों का निरंतर निर्माण होता है। तो ये चार इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस के बाद टाइप्स ऑफ वेटलैंड क्या है। तो वेटलैंड के दो प्रकार होंगे। सबसे पहला होता है टाइडल और दूसरा होता है इनलैंड या फिर नॉन टाइडल। भारत से चार प्रकार के वेटलैंड्स को हटा दिया गया है, मैंने आपको बताया। उसके लिए मैंने आपको कोड बताया था, सिल्ब। सी का मतलब हो गया क्रीक्स, तो भारत में क्रीक्स को अब वेटलैंड नहीं माना जाएगा। ई का मतलब हो गया इश्यूरी, इश्यूरीज या ज्वार नदमुख वेटलैंड नहीं है। इल का मतलब है लैगून्स, लैगून्स ऑफ वेटलैंड नहीं है। बैक वाटर्स, बैक वाटर्स, यानी ये भारत में अब भारत में जो 2017 में जो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट आया, उसमें इन चारों को बाहर कर दिया गया है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। लेकिन विश्व के कॉन्टेक्स्ट में आज भी ये वेटलैंड्स के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक देश अपने अपने वेटलैंड्स को कुछ अलग प्रकार से क्लासिफाई करता है और उसके अलग अलग क्राइटेरिया, प्रतिमान बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में चार नहीं है। अब टाइडल और नॉन टाइडल में हम लोग जाएंगे। तो टाइडल में जैसे मैंग्रोव्स, अगर हम मैंग्रोव्स को लें तो मैंग्रोव्स एक वेटलैंड है। कोरल रीफ, कोरल रीफ भी एक वेटलैंड है। और इसके अतिरिक्त जैसे मायर्स होते हैं, कोस्टल मायर्स भी हो सकते हैं और इनलैंड में भी हो सकते हैं, ये मायर्स हैं। मायर्स एक प्रकार का मायर्स होता है एक प्रकार का दलदली भूमि जहाँ पे वनस्पति का सड़ा गला हुआ भाग कुछ कुछ मिलता है। और मायर्स होता है जैसे मान लो कि फ्लड प्लेन जो नदियों का है, उसमें जो जहाँ भी जमा हो जाता है इस तरह का, उसको मिलता है, वो कहलाता है। तो मायर्स है। या इसमें आएगा परमाफ्रॉस्ट है, परमाफ्रॉस्ट जो टुंड्रा टैगा वाले एरिया में है, आर्कटिक में है। आपको याद रखना है कि एंटार्क्टिका एकमात्र ऐसा जगह है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर वेटलैंड बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बाकी सभी कॉन्टिनेंट्स में और सभी प्रदेशों में वेटलैंड प्राप्त होता है। अब इसमें हमने इसको भी लिख दिया कि ये टैगा का क्षेत्र भी, कई क्षेत्र है वहाँ पर वेटलैंड्स हैं। इसके अलावा मीडोज़ के जो क्षेत्र होते हैं ये भी वेटलैंड होते हैं। इसका एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये है पीट लैंड्स, जो 50% वेटलैंड का होता है। तो इस प्रकार से ये वेटलैंड का एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है। लेकिन आपको अगर मुख्य परीक्षा में आता है और ज्योग्राफी में विशेष करके आता है तो क्लासिफिकेशन को अन्य प्रकार से भी दर्शाया जा सकता है कि आप दिखा सकते हो कि यह 5 प्रकार का होता है। वेटलैंड्स
मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से 5 प्रकार का हम लोग गणित करेंगे। जैसे ये होता है पहला मैराइन यानी समुद्री, दूसरा होता है ईश्वराइन, ईश्वराइन, तीसरा होता है ईश्वराइन यानी ज्वार नदमुखीय, तीसरा होता है रिवराइन, रिवर नदीय, रिवराइन। इसके बाद होगा इसके बाद होता है लैकुस्ट्राइन यानी झील, लैकुस्ट्राइन यानी झील, और उसके बाद होता है पैलुस्ट्राइन, तो यह है लैकुस्ट्राइन यानी झील, झीलिए, लैकुस्ट्राइन, और फिर होता है पैलुस्ट्राइन, पैलुस्ट्राइन, पैलुस्ट्राइन यानी होता है जहां पे दलदली भूमि हो, दलदली भूमि, दलदली आर्द्र भूमि को पैलुस्ट्राइन कहेंगे। तो अगर आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये वाला वर्गीकरण ज़्यादा बेहतर होगा अगर कभी प्रश्न आता है जीएस में या ज्योग्राफी के अंतर्गत। आपको एक और बात समझानी है इसमें कि जब भी आप मुख्य परीक्षा में लिखोगे या जीएस में आए या फिर भूगोल में आए, तो इसका जो उत्तर लिखा जाएगा उसके अंत में इसकी महत्ता को और इसमें जो थ्रेट्स हैं और जो कंजर्वेशन के उपाय हैं उसके विषय में अवश्य लिखा जाना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से थ्रेट्स हैं, वेटलैंड कैसे खत्म हो रहा है, उसके विषय में हम आपसे बात करेंगे। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस बात पे काफ़ी बल दिया है कि थ्रेट्स एंड कंजर्वेशन क्या है और उस पर हम लोग क्या उपाय। मुख्य रूप से 3 प्रकार के थ्रेट्स की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पेपर में प्रेजेंट की है, जिसमें सबसे पहला है कि क्लाइमेट चेंज से वेटलैंड्स को थ्रेट मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, सबसे पहला फैक्टर होगा इसमें क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं कहीं अति वर्षा, कहीं कहीं बर्फ़ का पिघलन, तो हिम नदियों का पिघलन, तो कहीं कहीं वेटलैंड के एरिया में फ्लड आ रहा है और वहाँ पे इतना पानी जमाव हो जा रहा है कि वो जो वहाँ के स्पीसीज़ हैं वही डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और वो एक बड़ा मार्श लैंड बन जा रहा है। और पानी यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी होती है वेटलैंड की, उससे ज़्यादा एक्सेसिव वाटर का प्राप्त होना, तो ये उसको डैमेज कर रहा है वेटलैंड्स को। दूसरा क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, जो दूसरा एक्सट्रीम है कि सूखा पड़ रहा है, कहीं कहीं वर्षाहीनता हो गई है, नदी की धाराएं सूख रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब वेटलैंड के हाइड्रोलॉजी ही डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, जब वहाँ पे जल ही नहीं आएगा तो वेटलैंड अपने आप में धीरे धीरे सूख करके पूरी तरह से विनष्ट हो जाता है। तो क्लाइमेट चेंज के 2 एक्सट्रीम दिखते हैं, आइदर एक्सेसिव ऑफ वाटर और लैक ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोलॉजी को प्रभावित कर रहा है। फिर हाइड्रोलॉजी कैसे प्रभावित होगा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर। अगर नदियों के मार्ग में या जो कैचमेंट एरिया है नदियों के, वहाँ पर डैम्स और रिजर्वायर का निर्माण हो जाता है, तो जल का ऊपरी रीचेज में, अपर एरियाज में, जो अपर राइपैरेनिज्म कहते हैं या ऊपर वाले भाग में, उसको रोक लिया जाता है। तो उसके कारण जो लोअर भाग है, जैसे सोन नदी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है बिहार में कि सोन नदी का पानी ऊपर में रुक गया तो नीचे में सारा भाग सूखते जा रहा है, उसके आसपास के वेटलैंड के एरिया सारे सूख गए हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है पॉल्यूशन। अगर एक्सेसिव पॉल्यूशन होगा और यहाँ पर केमिकल वेस्ट बहुत सारा आएगा, नगरीय पॉल्यूशन या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के रूप में, तो यहाँ के जीवों में विनाश तय है। और ये जो है पॉल्यूशन के कारण यहाँ पर यूट्रोफिकेशन हो सकता है, ये यूट्रोफिकेशन हो सकता है यहाँ पर। यानी मान लो कि कोई एक ही केमिकल में, एक ही एलिमेंट का यहाँ पर इनरिचमेंट इतना हो जाता है कि उसी एक एलिमेंट पे, उसी एक न्यूट्रिएंट पे आधारित एक प्रकार का जीव वहाँ पे जीवित रहेगा और सारे जीव विनष्ट हो जाते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी का एक प्रकार से यहाँ पे लॉस हो जाएगा यूट्रोफिकेशन के कारण, जो कि वेटलैंड के लिए बहुत घातक है। तो एक यूट्रोफिकेशन हो सकता है। दूसरा है यहाँ पर फॉस्फोरस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि वेटलैंड एक नेचुरल फिल्टर है फॉस्फोरस के लिए। और इस एरिया से, इस क्षेत्र से जो फॉस्फोरस और मर्क्यूरी, ये 2 चीज़ों का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है। आप याद रखो इसको, फॉस्फोरस और मर्क्यूरी का। और कुछ
मेटालिक जो होते हैं पॉल्यूटेंट्स, उनका भी ये अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा करता है। तो एक समय के बाद यहाँ पर इसकी अपनी एक सीमित क्षमता होगी एब्जॉर्ब करने की या फिल्टर करने की, और लगातार अगर ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है तो फिर यहाँ के जीवों में बायोमैग्निफिकेशन हो सकता है, यानी कि किसी जो फूड चेन होता है उसके माध्यम से किसी एक टॉक्सिक का, एक विषाक्त एलिमेंट का जाकर के किसी एक जीव में कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, और वहाँ का जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है या जो प्राणी जगत है वो विनष्ट हो सकता है, विशेष करके वह जीव जो कि फूड चेन के क्लाइमेक्स में होता है। तो वो उस जीव का यहाँ पर विनाश हो सकता है। और अगर ऊपर में जो हमारा पिरामिड होता है ट्रॉफिक लेवल का, उसमें अगर ऊपर में एक जीव भी खत्म हो गया है, नीचे में बेस में जीव खत्म होता है, तो पूरा ट्रॉफिक लेवल फिर कोलैप्स कर जाता है, फूड चेन, फूड वेब जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि होम्योस्टैटिक बैलेंस जो इकोसिस्टम का है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके कारण वेटलैंड का विनाश संभव है। तो ये 3 थ्रेड्स हैं। अब इनके कंजर्वेशन के क्या उपाय होंगे? तो कंजर्वेशन के उपाय में आप इन तीनों थ्रेड्स को ही अच्छे से समझो। मान लिया कि हम ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया को रिवर्स करते हैं, तो ये इनको बचाया जा सकता है। डैम्स और रिजर्वायर को जब भी बनाया जाना चाहिए तो कुछ इस प्रकार से स्मॉल या माइक्रो डैम्स बनाए जाने चाहिए ताकि पानी का कांस्टेंट फ्लो बना रहे। और जो स्मॉल डैम्स या चेक डैम्स होते हैं वो ज़्यादा इकोलॉजिकली वायबल होते हैं और इकोनॉमिकली भी वायबल होते हैं। तो स्मॉल चेक डैम्स एंड रिजर्वायर को बनाना, या नदियों के चैनल को बाइफरकेट कर देना, उनके चैनल का डिसमेंबरमेंट करना और एक उसके धारा को ले जा करके वेटलैंड एरिया में छोड़ना। बाकी का वाटर कंजर्वेशन आप करिए, लेकिन एक चैनल को कम से कम वेटलैंड एरिया की तरफ जाने दीजिए ताकि वो जीवित रहे। और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स, जैसे मान लो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, तो जो ड्रेन है, जो नाला है, उसमें इन सीटू कंजर्वेशन होना चाहिए कि नगर के पास में ही नगरीय वेस्ट मटेरियल का या नगर के जल में जो वाटर पॉल्यूशन हो गया है उसका वहीं पे इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाए, यानी स्वस्थानिक ट्रीटमेंट किया जाए, वहीं पे ट्रीटमेंट किया जाए। तो इस प्रकार आप वेटलैंड को जीवित रख सकते हैं, और वेटलैंड को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। एक ऐसा समय था जब हम लोग वेटलैंड्स को वैसे ही एक मार्श मानते थे, एक बेकार का कुछ मानते थे, वेस्टलैंड मानते थे, लेकिन ये वेस्टलैंड नहीं है। ये नेचर का अपना एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके द्वारा वो पॉल्यूशन का फिल्टर करती है, बाढ़ को कंट्रोल करती है, जीवों का निर्माण करती है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करती है, और कार्बन का जो वायुमंडलीय कार्बन है उसके मात्रा को भी नियत रखती है। भारत में कुल 37 वेटलैंड्स हैं, और अभी जो 10 नया लिस्ट में नाम आया है जो मैंने आपको दर्शाया, उसको मिलाकर के 37 हुआ है। ये आपको याद रखना। वेटलैंड की महत्ता इस बात से समझनी होगी कि 1 बिलियन मानव जाति वेटलैंड के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर। 30% लैंड बेस्ड कार्बन यही मिलता है, तथा ये 40% एनिमल और वनस्पति जगत को प्रभावित करता है। तो वेटलैंड अपने आप में एक बहुत ही पर्यावरणीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। आप इसका स्वाध्याय करिए, इस पे और भी कुछ रिसर्च करिए, और आप पढ़िए। आज भी क्लास रिकॉर्डेड ही जा रहा है, और आपको रेगुलर 10 बजे रात्रि को कोई न कोई एक विषय, भूगोल या पर्यावरण से संबंधित किसी भी विषय के साथ हम जरूर प्रकट होंगे। थैंक यू फॉर द डे।